Hello and welcome back everyone to chemistry classes. In this video, I will be completing my BARC interview experience. So, I will be covering the rest 4 topics that I gave in my BARC interview. So, the second topic was chemical kinetics. तो केमिकल काइनेटिक्स में जो पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था, उन्होंने मुझे बोला कि मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, यहां पे मार्क किया पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे मार्क किया आरसी, और ये कर्व मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मार्क किया रिएक्टेंट और यहाँ पे मार्क किया प्रोडक्ट। तो मैंने कहा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो ये बनाते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि ये पोर्शन क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये जो तुमने इस टिप को ऊपर उठाया है और इस टिप को यहाँ पे ऊपर उठाया है, ये पोर्शन क्या सिग्निफाई करता है। तो अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैंने उस समय अपने आप को कैसे डिफेंड किया था इस पॉइंट पे, बट जब बाद में आके मैंने इस पॉइंट पे सोचा तो ये एक वैलिड पॉइंट है। ये एक बहुत ही छोटा पॉइंट है जो हम अपने दिमाग में नहीं रखते, बट एक्चुअली इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अगर मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका हर कोई पॉइंट क्या सिग्निफाई कर रहा है। बट जो ये टिप मैंने ऊपर उठाई है यहाँ पे और यहाँ पे, ये बस एक ऐसी मिस्टेक है जो हम जनरली करते हैं। मतलब इस पॉइंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ग्राफ में। तो इसीलिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एनर्जी प्रोफाइल का एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो हमें इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे फ्लैट रखना है, क्योंकि अगर आप उसे ऊपर उठाओगे तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने उस पॉइंट पे एनर्जी को बढ़ा दिया है। तो कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे आपकी एनर्जी कैसे बढ़ी। तो इसीलिए वो टिप बनाना हमें अवॉइड करना चाहिए, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितनी माइन्यूट डिटेल वो ऑब्जर्व करते हैं जब भी हम उनके सामने कुछ लिखते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि ऐसी चीज ही बताएं, ऐसी चीज ही लिखें जो हमें बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने ये एक्स एक्सिस पे आरसी लिखा है, ये क्या है। तो ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्चुअली में रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बेसिकली जो ये ग्राफ का हर कोई पॉइंट है, मतलब बेसिकली जो ये पूरा ग्राफ हमारा बना है, ये एक इनफाइनाइट हमारे पास पॉइंट्स थे जिन्हें हमने कनेक्ट किया, तो हमारे पास एक ये कंटिन्यूअस कर्व आया है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बेसिकली जब भी हमारे दो रिएक्टेंट आपस में पास आ रहे हैं, तो बेसिकली वो एक पर्टिकुलर एनर्जी एक्वायर करते हैं और वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो बेसिकली उनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है और एक दूसरे के टुवर्ड्स जो उनकी अप्रोच है, वो जैसे 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 स्पेस में चेंज हो रही है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो हर पॉइंट, ग्राफ का हर एक पॉइंट उस ओरिएंटेशन को और उस अप्रोच को डिफाइन करता है। यही मैंने बोला कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमारा यही सिग्निफाई करता है। तो उन्होंने कहा इसे थोड़ा और क्लियर करो। तो एक्चुअली में हमें सर ने एमएससी में पढ़ाया भी था, जो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ है, ये एक्चुअली हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से हम बेसिकली इस ग्राफ को बनाते हैं। कैसे, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ये वाला हाइड्रोजन एटम है। एक्चुअली ये जो एग्जांपल है एटकिंस से सर ने हमें पढ़ाया था, और यही मैंने वहां पे बताया भी कि हमारा अगर इनका आपस में रिएक्शन होगा तो ये जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये इस एक हाइड्रोजन एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बेसिकली इसमें 2 हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस हैं, एक तो इस वाले हाइड्रोजन एटम की इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ, और एक इस वाले हाइड्रोजन एटम की इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक रिलेटिव डिस्टेंस है, और एक हमारी इस पूरे 3 एटम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे पास बेसिकली कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक तो हमारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एक हो गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो RAC, और एक हमारे पास हो गया RBC।
तो बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द आर ए सी एंड आर बी सी। तो हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जब हम एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें 3 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी सरफेस मिलती है। अब हम इस बोर्ड पे तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस को नहीं दिखा सकते, तो उस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस को बेसिकली हम इस 2D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई एक्सिस पे तो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और ये एक्स एक्सिस पे हमने इसीलिए लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट इसीलिए बेसिकली हमें यही बताता है कि स्पेस में जो भी हमारे ये दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इनकी अप्रोच कैसे है, और जैसे 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 उनकी डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस आपस में चेंज होती है, वैसे वैसे उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाती है, और हम उसे पूरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन करते हैं, और ऐसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनता है। तो ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन था जो इस कर्व के बारे में वहां पे मैंने दिया था, और इससे वो सेटिस्फाइड भी थे काफी हद तक। फिर उसके बाद जो इसमें एक क्वेश्चन आया था वो ये था कि कई बार इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की जगह ग्राफ में यहाँ पे एक्सटेंट लिख देते हैं। तो अब ये एक्सटेंट क्यों लिखते हैं? अब एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि मैंने जो ग्राफ वहां पे ड्रॉ किया था, उस ग्राफ में मैंने बनाया था यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, और यहाँ पे लिखा था एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो एक्चुअली जो ये फर्क है ये हमारा आया है कि हमने एक्सिस पे लिखा क्या है, मतलब हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो किस चीज का ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम बना रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ, तो बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना होगा एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। क्यों? बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो जब भी हम रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम रिएक्शन के एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी के साथ यूज होता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब हम बेसिकली सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उस समय यहाँ पे लिखा जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। बिकॉज जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी कि वो स्पेस में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, वो कैसे हाल में स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। इसीलिए जब भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है तो तब हम यहाँ पे यूज करते हैं एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ पे होता है गिब्स फ्री एनर्जी तब हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ये पूरा जो एक डिस्कशन है ये एमएससी में हमें जो सर ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई थी उन्होंने किया था, और यही एग्जैक्ट डिस्कशन बेसिकली बीएआरसी के इंटरव्यू में वहां पे हुआ था, और अच्छा डिस्कशन था ये काफी। फिर इसके बाद जो बात हुई थी वो हुई थी जो मैंने यही सेम चीज मैंने जो एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली वीडियो मैंने बनाई है उसका हम लिंक प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने किया था कि अगर आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पे एक्सटेंट लिख दिया है, तो अगर हमारे से किसी ने भी बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जब भी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा तो हमें ये बात दिखानी होगी कि डेल्टा जी हमारा इंक्रीज होगा रिएक्शन होने के साथ या डिक्रीज होगा। तो इसीलिए डेल्टा जी वाले ग्राफ में इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा मेन की रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, मेन जो फर्क पड़ेगा वो इसी बात का पड़ेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक का भी यही ग्राफ बनेगा और एक्सोथर्मिक का भी यही ग्राफ बनेगा इफ बोथ द रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। और ये अभी भी मैं गलती कर ही रहा हूं, ये कर्व नहीं बनाना है ऐसे, ये बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट बनाना है। तो इससे यही डिस्कशन हुआ था। अब उन्होंने मेरे से पूछा ठीक है, अब जो आपने ये एंडोथर्मिक वाला ग्राफ बनाया है इसमें अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें, सपोज हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया या इंक्रीज कर दिया, तो इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो एकदम तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने बोला अच्छा अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। फिर एकदम मुझे दिमाग में आया कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इस ग्राफ के नेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि अगर हम एक्चुअली में देखें तो इस ग्राफ में जो ये वाली एनर्जी होती है, ये जो चेंज है ये डिफाइन होता है हमारा एज अ ये जो पूरा चेंज है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब दिस इज द एनर्जी बैरियर जो रिएक्शन होने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। इस बैरियर को हमें क्रॉस करना होगा तभी हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला यही कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इस ग्राफ की प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिर अब बात ये आई कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज नहीं होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिर रिएक्शन फास्ट क्यों जाती है एंडोथर्मिक? तो उसका रीजन अलग है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। फिर ये ग्राफ चेंज किस कंडीशंस में होगा? ये ग्राफ तब चेंज होगा सपोज आप कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं। सपोज आपने इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज किया तो आप बेसिकली रिएक्शन को पाथवे ही दूसरा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरा पाथवे प्रोवाइड करेंगे तो उसका बैरियर, एक्टिवेशन बैरियर अलग होगा। तो इन केस ऑफ कैटलिस्ट यू आर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन बैरियर। अब इसमें आपका ये जो ग्राफ की प्रोफाइल है ये नीचे आ जाएगी क्योंकि आपने कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन बैरियर को कम कर दिया है। अब बट मेन जो हमारा डिस्कशन था वो इसी पॉइंट पे था कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन एंडोथर्मिक आगे कैसे जाती है। तो इसको उन्होंने मेरे से पूछा कि इसको डिफाइन करो अच्छे से कि टेम्परेचर के साथ जो तुम बोल रहे हो कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी अभी मिल रही है इसीलिए वो एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस कर पा रहे हैं, तो ये कैसे बताओगे? तो इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो मैंने दिया था मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। इसका जो आंसर मैंने दिया था वो दिया था मैक्सवेल्स कर्व जो हमारे पास होता है। अब वो क्या है? इस कर्व में यहां पे हम ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहां पे हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी। और ये कर्व क्या होता है? ये कर्व कुछ ऐसा होता है। तो मैंने उन्हें ये कर्व बनाया और फिर कहा कि सपोज ये हमारा T1 टेम्परेचर पे है तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा सपोज T2 और आई एम गिविंग द कंडीशन दैट T2 इज ग्रेटर देन T1 तो जो ये हमारा कर्व है ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम देख सकते हैं सपोज हमारा ये बैरियर है, सपोज इस वेलोसिटी पे हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो अब हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि अगर हम T1 और T2, T1 के अंदर तो हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये थे, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब बढ़ गए। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से अब हमारे वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट हैं जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, मतलब उसमें हमें आगे फॉरवर्ड होती है, प्रोडक्ट ज्यादा मिलने लगता है। फिर उससे इसके बाद उन्होंने मेरे से ये एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने इस कर्व को यहाँ पे टच क्यों किया है, ये ओरिजिन पे टच क्यों हुआ है? तो इसका रीजन वही होगा कि अगर हमारी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा हमारा जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इसीलिए यहाँ से 0 0 पे ये जो हमारा कर्व है टच होगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा नहीं है जिसकी वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे 0 होगी। फिर इस कर्व में उन्होंने मेरे से एक चीज और पूछी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो इसका मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा क्या सिग्निफाई करता है? तो ये मैक्सिमा हमारा क्या बताता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP, मतलब ये स्पीड ऐसी स्पीड है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने अटेन कर रखी है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर उन्होंने कहा अच्छा और भी तरीके की स्पीड होती है, तो हाँ और भी तरीके की हमारे पास स्पीड होती है। एक होती है हमारे पास एवरेज और एक होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को मैं इस ग्राफ पे बना के दिखाऊं। तो ये मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल
नील हो गया था, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि मैं कैसे एवरेज रूट मीन स्क्वायर को बनाऊं। बाद में आके तो मैंने सोचा भी कि अच्छा ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन था, कैसे, क्योंकि हमें इनका तो फॉर्मूला पता है। और अगर आपने जनरली देखा भी हो, जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2RT/m। फिर उसके बाद अगर हम एवरेज का देखते हैं तो वो होता है 8RT/πm। तो अगर हम 8/π को सोल्व करें तो वो अराउंड 2.5 आता है। और अगर हम इस रूट मीन स्क्वायर का देखें तो वो होता है 3RT/m। तो अगर हम देखें, अगर मैं इस वेलोसिटी को 2RT/m बोल रहा हूं तो ये 2.5 इससे आगे आएगा, ये 3 वाला इससे भी आगे आएगा। बट उस समय ये चीज मुझे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करी, मतलब मैं बिल्कुल नील दिमाग से वहां बैठा था कि अच्छा मैं एवरेज और रूट मीन स्क्वायर को कहां पे मार्क करूं। बट जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, वो एकदम ऐसे नहीं करते कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा तो अब आगे चलो। उन्होंने मुझे पहुंचाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा अच्छा एवरेज किसी भी उसका क्या होता है। तो एवरेज आउट जब भी आप किसी चीज को करते हैं तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गेट टू द मिड पॉइंट ऑफ समथिंग। तो अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में जो लेफ्ट में पोर्शन है वो तो थोड़ा कम कवर्ड होता है। मैं इस ग्राफ को यहां से थोड़ा एक इसका T2 वाला रब कर देता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ के, अगर यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल में मैं इसे कट करूं तो इसने लेफ्ट में तो कम एरिया कवर कर रखा है और राइट में इसने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है। तो उन्होंने मेरे से कहा अब बताओ, उन्होंने मुझे ये चीज बोली और अब कहा अब बताओ अब एवरेज क्या होगा इसका। तो इससे मुझे दिमाग में स्ट्राइक किया, ठीक है ऑब्वियसली जब इधर इसने ज्यादा एरिया कवर किया है और इधर इसने कम एरिया कवर किया है तो इसका जो मिड पॉइंट है वो थोड़ा राइट की तरफ लाई करेगा, मतलब इस मैक्सिमा से राइट की तरफ लाई करेगा। तो अगर वो राइट की तरफ लाई करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल से आगे होगी हमारी एवरेज स्पीड। तो उन्होंने कहा कहीं भी मार्क कर दो, क्योंकि ग्राफ नोट टू स्केल है तो फिर ठीक है, ये यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये हमारी एवरेज स्पीड है। अब उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये तो ग्राफ से हो गया था, अब तुम मैथमेटिकली फॉर्मूला बताओ। तो जब ये फॉर्मूले वाली चीज आई तो उससे ये चीज क्लियर हुई। फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल मार्क करना तो और भी ज्यादा आसान है। जब ये 2RT/m है, ये 8RT/πm है, तो जो हमारा 3RT/m है वो आगे होगा। तो इसीलिए ग्राफ में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो ये है, फिर इससे आगे एवरेज स्पीड और फिर इससे आगे हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये पूरा डिस्कशन था जो काइनेटिक्स में हुआ था। एक चीज और थी जो मुझे ध्यान नहीं है कि उसका कनेक्शन कैसे हुआ था, बट एक चीज थी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आई डोंट नो कि वो डिस्कशन वहां पे लीड कैसे हुआ था, बट इसी काइनेटिक्स के डिस्कशन के दौरान डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली चीज थी जो डिस्कस हुई थी। तो उसमें जनरली उन्होंने ये पूछा था डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो जैसे 3n, फिर 3n में क्या ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए डिस्कशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी शिफ्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो उन्होंने थर्ड टॉपिक मैंने दिया था वो दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा था और अभी मुझे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था, बट मुझे इतना ध्यान है कि इसमें उन्होंने मुझे एक रिएक्शन दी थी। अभी मुझे रिएक्शन ध्यान नहीं है, बट रिएक्शन कुछ ऐसी थी कि सपोज इधर आपके पास रिएक्टेंट है और इधर आपके पास प्रोडक्ट है और उन्होंने इसके बीच में इक्विलिब्रियम दिखाया था। और फिर उन्होंने मुझे क्या बोला था, एक चीज और थी इसमें, उन्होंने मुझे इनके कुछ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए थे। मतलब दोनों के आगे 1 1 नहीं था, मतलब सपोज अगर इसके आगे 1 था तो यहाँ पे सपोज 3 था, मतलब दोनों के जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट थे वो अलग थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। और यहाँ पे ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के बीच में मुझे एक रिलेशन दी थी। मतलब उन्होंने एक रिएक्शन देके जिसमें इक्विलिब्रियम है मुझे 1-2 कंडीशंस दी थी और फिर उसके बाद कहा था कि मैं इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की
और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बताऊं निकाल के। मतलब बेसिकली एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे कंडीशंस दी थी और बोला था कि मैं ए और बी की इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन बनाऊं, और फिर उसके बाद जो वो कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन था वो निकलवाने के बाद आई थिंक उन्होंने मुझे उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला था कि इसका इन दोनों कंसेंट्रेशन का एक ही ग्राफ पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करो। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देते हैं, फिर उसमें डिफरेंट कंडीशंस दे देते हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये चीज आपने देखी होगी कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री बात कर रहे हैं तो ग्राफ आएगा ही आएगा, मतलब ग्राफिकल डिस्कशन काफी ज्यादा रहता है। तो इसलिए आप अपने ग्राफ में जो आपकी वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है, इन चीजों पे ध्यान दें। यस, एक चीज जो मेरे दिमाग से स्किप हुई, जो ये मैक्सवेल वाला कर्व था, इसमें एक चीज और आई थी। इसमें क्या आया था, अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, मतलब बेसिकली उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि इसका ये नेचर ऐसा क्यों है, मतलब जो ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसा क्यों है। तो उस समय जो वो मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी वो तो मुझे ध्यान नहीं थी, बट ये तो पता ही है कि ये जो हमारा आया है 1/n dn/du, ये एग्जैक्टली यहाँ से u पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे तो जो ये है ये डिपेंड करता है एक तो u स्क्वायर पे और एक e⁻⁻u स्क्वायर पे। मतलब बेसिकली ये दो मेन फंक्शन है जो इस ग्राफ को बनाने में हमें मदद करते हैं। तो अगर आप देखें पहले पार्ट में इस ग्राफ में ये फैक्टर डोमिनेट करता है और सेकंड पार्ट में इसमें ये फैक्टर डोमिनेट करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज ये आपका ऐसा कर्व है और ये आपका ऐसा कर्व है, तो अगर आप इन मतलब ये u स्क्वायर और ये आपका e⁻⁻u स्क्वायर के लिए, और जब आप इन्हें मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो एक चीज ये भी थी जो उन्होंने मेरे से पूछी थी। तो इसमें आपको वही मैक्सवेल्स की जो पूरी इक्वेशन है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको वही डिपेंडेंसी पता होना चाहिए कि जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसकी डिपेंडेंसी वेलोसिटी पर कैसे है। तो बेसिकली वो दो फंक्शन से जुड़ के बना है, एक पार्ट में एक फंक्शन डोमिनेट करता है, दूसरे पार्ट में दूसरा फंक्शन डोमिनेट करता है, और मिलके ये कंबाइंड ग्राफ हमें मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मिलता है। फिर इसके बाद जो मैंने टॉपिक दिया था वो था ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स से जो सबसे पहले उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि फेरोसीन सुना है। मैंने कहा यस सर सुना है फेरोसीन। फिर उन्होंने कहा कि फेरोसीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है। तो वो हो गया Fe(C5H5)2 और यहाँ पे वो eta5 की बेसिकली जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन लिगेंड यहाँ पे लगा है उसकी हैप्टिसिटी 5 है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो जो आपका ये एनायन -1 है तो इसमें जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा था कि इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ। तो उसके लिए मैंने न्यूट्रल एटम मेथड यूज किया था। तो जो आपका आयरन है वो वैसे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट न्यूट्रल एटम मेथड में हम मेटल को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मान के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए इसके वैलेंस में हो गए 8 और इसकी हैप्टिसिटी 5 है। तो 2 × 5 + 8 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा था कि इसकी शेप कैसे होती है। तो बेसिकली ये हमारा सैंडविच शेप होता है। ऐसे। फिर उन्होंने मेरे से फेरोसीन के बारे में पूछा था कि अच्छा इसकी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बताओ, मतलब जो इसमें डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे स्प्लिट हैं। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो हमारी फेरोसीन में होती है वो होती है कुछ ऐसे। ये होता है E2G सेट, ये होता है A1G डैश और ये आपका होता है E1G। तो ये जो आपके तीन होते हैं ये होता है आपके बॉन्डिंग और ये होता है आपका एंटी बॉन्डिंग, इसीलिए यहाँ पे इस पे स्टार भी होता है। तो बेसिकली जो आपका E2G है वो क्या है, वो है आपका dxy एंड dx2 - y2। जो आपका ये A1G डैश है ये आपका dz²
और इसमें ये आपका है dxz और dyz। एक उन्होंने मेरे से d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पूछी थी और Fe2+ है, तो इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, d6 सिस्टम है बेसिकली। तो ये ऐसे होता है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि फेरोसीन में जो ये मेटल और ये लिगेंड का ये जो बॉन्ड है, इसमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो कैसा है। तो इसका मैंने जो आंसर दिया था वो एक्चुअली मैंने एक हुई बुक है उसमें पढ़ा है। उसमें अगर आप भी देखेंगे मेटेलोसीन्स, तो वो मेरा पोर्शन पढ़ा हुआ था। तो जब उन्होंने मेरे से ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग वाला पूछा तो उसमें एक्चुअली एक पैराग्राफ में डिस्कशन गिवन है आयनिक वर्सेस कोवेलेंट बॉन्डिंग करके, तो वो मुझे उस समय ध्यान था। तो मैंने जो इसका आंसर दिया था वो ऐसे दिया था कि मेटेलोसीन्स जो हमारे होते हैं उनमें आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। मतलब दोनों तरीके की बॉन्डिंग मेटेलोसीन्स में एग्जिस्ट करती है। किसी कॉम्प्लेक्स में आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेट करती है और किसी कॉम्प्लेक्स में आपकी आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेट करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में 100% आयनिक होगा और किसी में 100% कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फेरोसीन की बात करते हैं तो फेरोसीन का जो बॉन्ड है दैट इज स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। जब मैंने ये वाली बात बोली तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सुनी है इसके ऊपर, इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट के बारे में बताया है। और ये डिस्कशन एक्चुअली यहाँ से शुरू हुआ था जब उन्होंने मेरे से फेरोसीन में मेटल और लिगेंड के बॉन्ड के बारे में पूछा, तो इससे बात आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। तो मैंने कहा यस सर। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब मैंने एक्सप्लेन करनी शुरू करी तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया कि वो थ्योरी एज्यूम करती है कि जो हमारी इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड के बीच में दैट इज कंप्लीटली 100% आयनिक। फिर उन्होंने ये मुझे बोला कि पर तुम तो बोल रहे हो कि जैसे मेटेलोसीन्स है इसमें कंप्लीटली आयनिक और कोवेलेंट नहीं होता है। तो फिर ये वाली बात है कि वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एक बेसिकली ड्रॉबैक है कि वो एज्यूम करती है कि जो हमारा मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन है वो कंप्लीटली आयनिक है। फिर ये वाली बात है कि अच्छा और क्या बेसिकली आपके पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जिससे आप बता सकते हैं कि आपका मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है, एक आपके पास है ESR और दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज एक्चुअली नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट। उस समय वैसे मैंने वहां पे नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट का मेंशन बिल्कुल नहीं किया था, बट जो एक्सप्लेनेशन नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट का है वही एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया था कि बेसिकली जब भी आपका मेटल और लिगेंड कंबाइन होगा तो एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो आपके डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वो ज्यादा स्पेस में प्रेजेंट है। तो इसका जो मैंने वीडियो बनाया है नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, वो आप देख सकते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ था। बट एक्चुअली वो डिस्कशन शुरू यहाँ से हुआ था कि फेरोसीन में मेटल और लिगेंड का क्या बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली इसमें कोवेलेंट ज्यादा है बट आयनिक नेचर भी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका एक ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक हमें नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट बताता है। एक क्वेश्चन और ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पूछा था, वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बट उस क्वेश्चन का मुझे आंसर ध्यान है। मतलब उन्होंने मुझे कुछ कंडीशन दी थी और ये पूछा था कि अब तुम कैसे बताओगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेज में जो फर्क आया है। मतलब बेसिकली उसका आंसर ऐसे था कि विच टेक्निक विल यू यूज। मतलब एक यहाँ पे तुम्हारे पास शुरू में कोई चीज है, फिर उसके बाद तुमने कुछ किया तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे कोई चीज बनी, तो कैसे इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आई थिंक जो चेंज आ रहा था वो एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ में था। मतलब सपोज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मुझे अभी बिल्कुल भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, बट उसका आंसर मुझे ध्यान है। उसका आंसर था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब आप रिएक्टेंट और जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं कि आपका क्या चेंज आया है, बिकॉज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बॉन्ड के बारे में बताती है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में यही डिस्कशन था जो हुआ था। फिर जो लास्ट टॉपिक था वो था पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक में उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब पहले मैं इनिशियली नहीं दे पाया था, फिर वही उन्होंने मुझे हिंट दिया था।
तो अभी मैं ऐसे एक्चुअली मॉलिक्यूल बिल्कुल भूल चुका हूं कि वो मॉलिक्यूल क्या था, बट वो एक डाइईन थी। उन्होंने एक मुझे डाइईन दी थी और सिर्फ एक ही दी थी, मतलब बस जैसे ऐसे बना दिया कि ये है, अब इसके ऊपर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करो और हीट दी थी, का हीट दे दी, एक डाइईन दे दी, अब इसके ऊपर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करो। मतलब ये सिंपल डाइईन नहीं थी, कुछ एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल था, बट बेसिक स्ट्रक्चर में उसके डाइईन प्रेजेंट था, बट मॉलिक्यूल सिर्फ ये एक ही था और हीट दिया था और बोला था कि अब इसमें क्या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है। तो मैं बैठा हूँ, 1-2 मिनट में बैठा रहा, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। सभी मैंने सोचा, सिग्माट्रोपिक, डिल्स-एल्डर, जो ईन रिएक्शन, जो भी उस समय दिमाग में आया सब सोचा। जब उन्हें दिखा कि ये नहीं बता पा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, इसके आगे 2 लिख दिया। अब जब ये 2 दिखा और ये हीट दिखा और इसके ऊपर ग्रुप्स भी थे, तब दिमाग में आया ओके कि दिस इज डिल्स-एल्डर रिएक्शन। मतलब उन्होंने मुझे जो मॉलिक्यूल दिया था वो एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो डाइईन की तरह भी बिहेव कर सकता था और डाइनोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता था। अब जब ये 2 लिखा गया तब मुझे ये बात दिमाग में क्लियर हुई कि ठीक है, इसमें एक मॉलिक्यूल को डाइईन की तरह रिएक्ट कराना है और दूसरे मॉलिक्यूल को डाइनोफाइल, और वो डाइनोफाइल हमें देखना था वो इलेक्ट्रॉन रिच हमारी डाइईन होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल डिल्स-एल्डर, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड वाली डिल्स-एल्डर रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी डाइईन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है और जो हमारा डाइनोफाइल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो उस बेसिस पे हमें उन 2 मॉलिक्यूल्स में यूज करना था। बस फिर वो क्वेश्चन जब उन्होंने 2 लिखा, अब देखिए उन्होंने वो हिंट दिया कि ये दिमाग नहीं लगा पा रहा है, 2 से एकदम दिमाग में यही आएगा, अच्छा हीट है, 2 मॉलिक्यूल है, डाइईन जैसा मॉलिक्यूल भी है, तो अच्छा एक को डाइईन और एक को डाइनोफाइल बना लो और डिल्स-एल्डर रिएक्शन कर लो। फिर उसके बाद नॉर्मल हो गई थी वो, आराम से डिल्स-एल्डर रिएक्शन उसमें हो गई थी। अब उसमें आपको मेनली ध्यान क्या रखना था, पहले आपको ध्यान रखना था रीजियो सेलेक्टिविटी का, बिकॉज ऑब्वियसली उस पे ग्रुप्स लगे हुए थे, तो पहले आपको रीजियो सेलेक्टिविटी का उसमें ध्यान रखना था। मतलब चार्ज सेपरेशन के बेसिस पे आपको बॉन्ड कनेक्ट करने थे, और फिर आपको ध्यान रखना था स्टीरियो सेलेक्टिविटी का। मतलब ये चीज उन्होंने मेरे से पूरी करवाई भी नहीं। मतलब जब जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा डिल्स-एल्डर रिएक्शन है, तो उसके बाद मैंने उसमें चार्ज सेपरेट करने शुरू किए, बॉन्ड बनाने शुरू किए, तो वो समझ गए कि ठीक है, ये समझ गया है कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन है, रीजियो सेलेक्टिविटी भी देख रहा है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी देख रहा है, तो उन्होंने कहा ओके योर इंटरव्यू इज ओवर। तो यही था, यही था जो पेरिसाइक्लिक से पूछा गया था। सो नाउ माय BRC इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज ओवर। Thanks for watching this video and this channel. Thank you.